हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द जीएस प्रैक्टिस शो। और इसमें हम लोग जीएस के अलग-अलग सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और कंप्लीट सीरीज ये होने वाली है जीएस की। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से। और ये कंप्लीट जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बनाई है मैंने। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लें और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। और आज हम लोग बात करेंगे स्टोन एज और चालकोलिथिक एज के बारे में। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री के कौन-कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टोन एज के बारे में, उसके बाद चालकोलिथिक एज के बारे में, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सिविलाइजेशन, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, द 16 महाजनपदास, के बाद मौर्यन एम्पायर, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एम्पायर, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड, फिर संगम पीरियड, फिर ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, फिर द राइज ऑफ राजपूत, मुस्लिम इन्वेजन्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगर एम्पायर, उसके बाद होगा बहामनी किंगडम, फिर आएगा भक्ति मूवमेंट, फिर आएगा द मराठा एम्पायर, फिर आएगा द सिख एम्पायर, फिर आएगा द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, फिर आएगा हमारा बंगाल, हैदराबाद, मैसूर और मेवाड़, फिर आएगा हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर्स एंड वायसरायज, फिर ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, फिर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर सोशल रिफॉर्मर्स, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, फिर द गांधीन एरा, उसके बाद स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री हमारी इतने ही चैप्टर्स में कवर हो जाएगी। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग अपने दो चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, जो कि होगा हमारा स्टोन एज और चालकोलिथिक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो पाएँ। और ये सीरीज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टोन एज और चालकोलिथिक एज के बारे में। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग स्टोन एज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करें। स्टोन एज यानी इसको हम लोग पाषाण काल, क्या बोलेंगे, पाषाण काल। जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कह रहा है कि द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज द, यानी कि मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो ये वो पीरियड है जिसमें हमें कोई भी रिटन सोर्स नहीं मिलता, नो रिटन सोर्स। यानी कि ये वो पीरियड था जिसमें ह्यूमंस को लिखना नहीं आता, मतलब उनकी स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हो पाई थी, उनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। ठीक है, नो रिटन सोर्स। अब रिटन सोर्स यहाँ से नहीं मिला है तो क्या सोर्स मिला होगा? तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है। क्या मिला है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले। और उसमें भी सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर स्टोन के टूल्स मिले हैं। क्या बने? स्टोन के टूल्स मिले हैं। इसीलिए इस पीरियड को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसे हम जानते हैं स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल। अब टूल्स भी अलग अलग वैरायटी के हैं। तो अलग अलग वैरायटी के टूल्स के बेस पर इस पीरियड को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में। तो बात करेंगे वो तीनों पार्ट्स कौन कौन से। ठीक है, तो तीनों पार्ट में सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद आएगा हमारा मैसोलिथिक एज, मैसोलिथिक एज। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। और अगला है हमारा न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक, तो हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं, न्यू स्टोन एज। ठीक है, इसको हिंदी में पुरा पाषाण काल, इसको मध्य पाषाण काल और इसको नव पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में ये पूछ रहा है अर्ली डेवलपमेंट, मतलब स्टार्टिंग का पीरियड पूछ रहा है, तीनों पीरियड में कौन सा होगा। तो इन तीनों में स्टार्टिंग का पीरियड कौन सा है? वो है हमारा पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज।
इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा ओल्ड स्टोन एज। कभी-कभार ओल्ड स्टोन एज के नाम से पूछता है, कभी-कभार यहाँ पर पैलियोलिथिक एज के नाम से पूछता है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो आपको ए टिक करना है। ठीक है? अब इससे बनने वाले और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि जो ओल्ड स्टोन एज है, इसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, उसी में हमें डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग की खोज हमें इसी में देखने को मिली। वहीं मैं मेसोलिथिक पीरियड की बात करूँ, तो इसमें हमें बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन यानी कि पशु पालने की शुरुआत देखने को मिलती है और सबसे पहले जिस पशु को पाला था, वो था हमारा डॉग यानी कि कुत्ता। ठीक है? उसके बाद आएगा हमारा न्यू स्टोन एज यानी कि न्यूलिथिक पीरियड और ये वही पीरियड है जिसमें हमें एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है यानी कि कृषि की शुरुआत होगी इस पीरियड में। इसके अलावा इस पीरियड में हमें डिस्कवरी ऑफ व्हील यानी कि पहिए की खोज भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है। इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट जो है, ठीक है, यानी कि एक ही जगह घर बनाकर आवास बनाकर रहने की जो परंपरा है वो हमें न्यूलिथिक एज में ही देखने को। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द ड्यूरेशन ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो टू हाउ मेनी ईयर्स एगो, यानी कि मध्य पाषाण काल की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से लेकर के कितने वर्ष पूर्व तक का है। तो इसमें मेसोलिथिक का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग तीनों पीरियड जो ऊपर पढ़े हैं हमने, उन तीनों के टाइम पीरियड देख लेते हैं क्या क्या थे। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड था, इसका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। वही जो मेसोलिथिक का टाइम पीरियड है वो 10,000 से लेकर के 8,000 बीसी तक का, और न्यूलिथिक का जो है पीरियड का, वो है हमारा 7,000 से लेकर के 1,000 बीसी तक। अब इसमें तो पूछ रहा है कि कितने साल पहले, यानी कि इसमें आज से कंपैरिजन करा रहा है। आज से कंपैरिजन कैसे होगी, इसमें टाइमलाइन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, उससे समझ आएगा। ठीक है? तो इस यहाँ पर होती है हमारी फर्स्ट सेंचुरी एडी। ठीक है? और यहाँ पे चल रही है अभी 2025। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो रफली हमारे यहाँ पर 2000 साल होते हैं। ठीक है? और यहाँ की बात करें, ये है हमारा मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है? तो इस पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 बीसी से लेकर के यहाँ पर 8,000 बीसी, यही है हमारा। अब 2000 साल अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे की बात करूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो हमारा कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें 2000 साल ऐड कर दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हमारा टाइम पीरियड निकल आएगा। तो 2000 साल में इसमें ऐड करूँगा, और लगभग 2000 साल में इसमें ऐड, तो ये तो हो जाएगा हमारा 12,000, ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो 12,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी मेसोलिथिक का टाइम पीरियड। ठीक है? कभी-कभार कुछ लोग गलत कर देते हैं, वो 10 से मतलब 10,000 से 8,000 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बीसी में दे रखा है, ये बीसी में होता है। तो 2000 साल जो एक्स्ट्रा आज की कंपैरिजन करा रहा है, वो उसमें ऐड हो जाएँगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। अलग-अलग फैक्ट इसके बनते हैं, सभी फैक्ट को मैंने इसमें कवर किया। ठीक है? कह रहा है कि भीमबेटका अ फेमस साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इज इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में है। ठीक है? तो भीमबेटका जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में साइट पड़ती है, और इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमें भीमबेटका की साइट देखने को। अब भीमबेटका है क्या? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं। क्या है? भीमबेटका अरे रॉक शेल्टर्स हैं, यानी कि जो शैलाश्रय इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि गुफाओं को काट कर या गुफाओं में ऐसी जगह बनाकर एंशियंट ह्यूमंस रहते थे, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं भीमबेटका। ठीक है? अब भीमबेटका की बात करेंगे, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ से देखने को मिलता है ह्यूमन लाइफ का। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ का सबसे शुरुआती एविडेंस हमें देखने को मिलता है, शुरुआती साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है? अब बात करेंगे इसकी डिस्कवरी किसने करी है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर, इनको शॉर्ट में बी एस वाकंकर के नाम से भी जानते हैं, 1957-58 में करी। ये डेट भी आपको याद रखनी है, डेट एग्जाम में पूछी गई। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको घोषित किया गया था कब? 2003 में। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भीमबेटका के शैल आश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भीमबेटका क्यों फेमस है। अभी हमने बात की थी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, यानी कि अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं ह्यूमन लाइफ के। ठीक है? तो मुगल मतलब मॉडर्न डायनेस्टी नहीं होगा, मुगल भी नहीं होगा, ड्रेविडियन पीरियड भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी कि ट्रेसिस ऑफ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भीमबेटका से हम लोगों को अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं किसके, ह्यूमन लाइफ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर भीमबेटका से। तो स्टोन एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सभी को मैंने इसमें कवर किया है। तो भीमबेटका केव्स आर कंसीडर्ड टू बी हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, यानी कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। अब जिसको इसका आंसर नहीं आता है वो भी इसको कर सकता है। कैसे? देखो 10,000 मतलब लगभग 1,000 साल तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्टार्ट हुए ही लगभग 2000 से ऊपर साल हो चुके हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं 5,000 साल पहले की बात करूँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसका टाइम पीरियड हमें ये देखने को मिलता है लगभग 4,500 साल पहले, ठीक है? लेकिन ये तो हड़प्पा से भी पुरानी है, तो फिर 5,000 साल तो इसका नहीं हो सकता, ये और ज़्यादा पुरानी, ठीक है? 300 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही होगा, यानी कि 30,000 साल। यानी कि भीमबेटका की जो केव्स हैं वो लगभग 30,000 साल पुरानी है, ठीक है? और इसके अंदर हमें रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं, और रॉक पेंटिंग्स यहाँ की जो हैं वो लगभग 12,000 साल, ठीक है? तो भीमबेटका की केव्स 30,000 साल पुरानी है, और इसमें मिलने वाली जो पेंटिंग्स हैं वो 12,000 साल पुरानी। 2 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगली बात करते हैं, अगला हमारा 6 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट्स, यानी कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस पूर्व ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? इसमें पाई गई थी। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा है होमो इरेक्टस। तो ह्यूमन एवोल्यूशन की हमें 7 स्टेजेस देखने को मिलती है। उन 7 स्टेजेस में जो होमो इरेक्टस की स्टेज है, वो स्टेज थी जिसमें ह्यूमन सीधा खड़ा होकर चल सकता था, ठीक है? फिर इसको इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट का मतलब सीधा खड़ा होना। तो इंसान जो है सीधा खड़ा होकर के चल सकता था, उसी को हम लोग होमो इरेक्टस बोलते हैं। तो इस टाइप की जो खोपड़ी है, यानी कि सिर्फ स्कल जो है वो किस साइड से मिला है, तो ये में हथनौरा से मिला है, ठीक है? अब हथनौरा जो है वो एक पैलियोलिथिक साइट है, यानी कि पूरा पाषाण स्थल है, जो कहाँ पड़ता है, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके मध्य प्रदेश में है। तो हथनौरा एक गांव का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ से एक खोपड़ी मिली है, एक स्कल मिला है, ठीक है? एक स्कल मिला है, एक खोपड़ी मिली है, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे याद रखना, ठीक है? अब इससे और कौन सा फैक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ लेता है कि ये जो स्कल है ये फर्स्ट एविडेंस है ह्यूमन लाइफ का। फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट एविडेंस हमें ह्यूमन का देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी कभी को आके पूछ लेता है। और इसको हम लोग नर्मदा मैन के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नर्मदा वैली से मिला था। ये कहाँ से मिला था? ये हमारा नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली से हमें ये देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके डिस्कवरी की बात करें, तो इसकी डिस्कवरी जो है वो अरुण सोनाकिया ने करी 1982 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर डाल दिया। तो ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है। भीमबेटका पड़ा था, वो भी एक पैलियोलिथिक साइट थी। तो सभी इंपॉर्टेंट साइट्स को भी मैंने यहाँ पर कवर किया। अगले की बात करते हैं। अगला क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान शुतुरमुर्ग भारत में पाए गए थे, ठीक है? तो शुतुरमुर्ग भारत में कब पाए गए थे? तो स्टार्टिंग का जो सबसे पीरियड हमने पढ़ा था, पैलियोलिथिक पीरियड या फिर ओल्ड स्टोन एज, ठीक है? उसी पीरियड में हमें ऑस्ट्रिच के एग्स देखने को मिलते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अब यहाँ से कुछ सबूत मिला होगा तभी तो कहेंगे कि हाँ ऑस्ट्रिचेस के एविडेंस मिले हैं। तो कहाँ से मिला है? एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाटने। पाटने कहाँ पड़ता है? पाटने पड़ता है महाराष्ट्र में, और यहाँ से हमें ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स मिले हैं, यानी कि जो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके यहाँ से मिले हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि हाँ भाई इस पीरियड में हमारे ऑस्ट्रिचेस भी हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट साइट है महाराष्ट्र की। अगले फैक्ट की बात करेंगे, ठीक है? तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है? तो पैलियोलिथिक साइट इसमें पूछा है, तो कौन सी साइट है? तो चिरान जो साइट है ये बिहार में पड़ती है, ठीक है? और न्यूलिथिक साइट है, ये तो नहीं हो सकता। और जो हम ये भी न्यूलिथिक साइट देखने को मिलती है, ये कश्मीर में पड़ती है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक? इसके अलावा मेहरगढ़, ये पाकिस्तान की साइट है, ये भी न्यूलिथिक साइट है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी कि हुना सागी। हुना सागी जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल पैलियोलिथिक साइट है,
जो कि प्रेजेंट स्टेट कर्नाटका में हमारी पड़ती है। और यहाँ से हमें बहुत सारे स्टोन के टूल्स या फिर टूल्स के एविडेंस मिलते हैं, यानी कि वो साइट जहाँ पर टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है? वो साइट के एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट साइट है, इसको भी आपको याद, ठीक है? तो पैलियोलिथिक साइट कौन-कौन सी होगी? एक हमने भीमबेटका पढ़ी है, एक हथनौरा पढ़ी है और एक ये होगी हमारी हुनरसागी, ठीक है? और एक होगी पाटड़ी। ये 4-5 साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट होती है। अगले की बात करूँगा मैं, अगला यहाँ पे कह रहा है 9 नंबर का कि माइक्रोलिथ्स वर, ठीक है? यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन्स, यानी कि माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या थे? यानी कि माइक्रोलिथ, ठीक है, ये क्या थे? तो एंशिएंट ह्यूमन्स माइक्रोलिथ्स का यूज करते थे, तो माइक्रोलिथ है क्या? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके नाम भी क्लियर हो रहा है, माइक्रो, क्या है? माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा, लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पत्थर। तो छोटे-छोटे पत्थर के जो टूल्स बनाते थे ये लोग, ठीक है? उन्हीं को हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही हो। अब ये टूल्स देखने में कुछ इस प्रकार के लगते हैं, मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, क्योंकि देखने में बहुत छोटे साइज़ के हैं। इनका साइज़ लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास इनका साइज़ देखने को मिलता है। और ये कहाँ से मिले? ये हमें विंध्यन रॉक शेल्टर से मिली, ठीक है? और इसकी जो डिस्कवरी है या फिर इन माइक्रोलिथ को किसने निकाला है खोद करके? तो कार्लाइल ने निकाला है 1867 में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ, ठीक है? तो ये माइक्रोलिथ्स हैं। अब ये कौन से पीरियड में यूज़ किए जा रहे थे? तो ये हमारे जो बीच वाला पीरियड था, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है? तो मेसोलिथिक पीरियड में हमें ये देखने को मिलते हैं क्या? स्टोन के टूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पॉटरी वाज डिस्कवर्ड, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी? तो स्टार्टिंग में बात करी थी हमने, मिट्टी के बर्तनों की जो खोज है वो हमारे न्यूलिथिक एज में देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि न्यूलिथिक एज, नवपाषाण युग या नवपाषाण काल, ठीक है? अब न्यूलिथिक में स्टार्टिंग हुई है, तो इस बात का एविडेंस भी हमें कहीं ना कहीं से मिला होगा। तो पॉटरी का सबसे पहला जो एविडेंस है, अर्लीस्ट एविडेंस है, वो हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। मेहरगढ़ जो साइट है वो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ती है, पाकिस्तान में। ये भी बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ साइट है, इससे भी और भी एविडेंस मिलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। जैसे कि यहाँ पे हमें मड ब्रिक हाउसेस, यानी कि जो कच्ची मिट्टी के जो घर होते हैं, उसका एविडेंस यहाँ से मिला है। इसके अलावा बरियल ऑफ गोट विद देयर मास्टर, यानी कि मालिक और उसके साथ उसकी जो गोट है, बकरी, उसको दफनाने के साक्ष्य, ये भी हमें यहाँ से मिलते हैं, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से जो घर मिले हैं, वो किस शेप के हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हैं। स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस भी हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का कि कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट, यानी कि कपास संभवतः मेहरगढ़ में लगभग कितने वर्ष से उगाई गई थी, यानी कि कितने साल पहले उगाई गई थी? तो हमें जो ऊपर साइड पड़ी मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से ये क्वेश्चन है। तो इसका एविडेंस हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलता है, क्योंकि मेहरगढ़ जो है वो एक न्यूलिथिक साइट है और न्यूलिथिक पीरियड में हम लोगों ने एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग करी है, यानी कि कृषि की शुरुआत करी है, ठीक है? तो कृषि की शुरुआत करी है, तो यहाँ से कृषि का कुछ एविडेंस भी मिला होगा, तो यहाँ से हमें कॉटन का ही एविडेंस मिला है और ये एविडेंस लगभग 7,000 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? तो ये फैक्ट की तरह आपको याद रखना है, लगभग 7,000 साल पहले यहाँ पे हमें कॉटन को उगाने के एविडेंस देखने को मिलते हैं मेहरगढ़, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 12 नंबर का कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, यानी कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढे के आवास के प्रमाण, गड्ढे के आवास के प्रमाण मतलब कि एक जगह पर गड्ढा बना करके यहाँ पर एक रहने का स्थान बनाया जाता था। इसी को हम लोग पिट ड्वेलिंग बोलते हैं या फिर गड्ढे के आवास बोल सकते हैं। ये कहाँ से मिला है? तो ये हमें मिला है बुर्ज से। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है? अब बुर्ज होम और यहाँ से एक साइट आपको और याद रखनी है, वो है हमारी गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल ये दोनों ही साइट हमारी कश्मीर की है, कश्मीर में पड़ती है, जो कि न्यूलिथिक साइट है। और यहाँ से हमें पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिलते हैं, ये तो हमने बात कर ली है अभी। इसके अलावा यहाँ से और किस बात का एविडेंस मिलता है, ये भी याद रखना है। इसमें कह रहा है कि एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स, यानी कि 5 जंगली कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले। इसके अलावा जो एंथलर है, यानी कि जो एंटेलर है, वो भी यहाँ से बरामद किया गया। एंटीलोप क्या होता है? जैसे कि आपने हिरन देखा होगा पिक्चर्स में, तो हिरन के ऊपर जो होते हैं उसको सींग यानी कि हॉर्न्स बोलते हैं। हिरन की कैटेगरी का एक जानवर मिलता है बारहसिंगा।
जिसके सिर पर झाड़ियों की तरह सींग होते हैं, तो बारहसिंगा के जो सींग होते हैं, उसी को हम लोग एंथलर बोलते हैं। एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस होता है। सींग दोबारा उगते नहीं है, एक ही बार उगते हैं, लेकिन जो एंथलर है वो टूट जाते हैं, दोबारा से फिर उगाते हैं। ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगली बात करूँगा मैं 30 नंबर की। इसमें कह रहा है कि द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डी हवा इज़ लोकेटेड एट, यानी कि कोल्डी हवा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो कोल्डी हवा कहाँ देखने को मिलता है? तो कोल्डी हवा हमारी एक न्यूलिथिक साइट है। ठीक है? क्या है? कोल्डी हवा हमारी एक न्यूलिथिक साइट है, और न्यूलिथिक में किस बात की स्टार्टिंग हुई है? तो एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई है। तो यहाँ से किसी न किसी एग्रीकल्चर की एविडेंस मिला होगा। तो कोल्डी हवा जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है? तो कोल्डी हवा जो साइट है, ठीक है, वो हमें पेलन रिवर के पास में देखने को मिलती है, और गांव का नाम क्या है? वो है देवघाट, जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हमारी साइट पड़ती है। और यहाँ से हमें कृषि के एविडेंस तो मिलते ही हैं, और किसका मिलता है? राइस कल्टीवेशन का, यानी कि चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण हमें देखने को मिलता है कोल्डी हवा से। तो आपको ये बात याद है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट स्टोन वाज फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो जेडाइट एक तरीके का स्टोन हमें देखने को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो स्टोन है हमारा, ठीक है, स्टोन, वो हमें यहाँ पे दौजाली हार्डिंग से देखने को मिलता है। ये साइट जो है असम में पड़ती है, और मैं एग्जैक्ट की बात करूँ तो असम का जो धीमा हासो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमें ये साइट देखने को मिलती है, जेडाइट स्टोन की। अब ऐसा माना जाता है कि जो जेडाइट स्टोन है, जो कि कहाँ, असम, असम जो है वो चाइना के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये जो हमारा स्टोन है, वो माना जाता है कि चाइना से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले की बात करूंगा मैं 15 नंबर की। इसमें कह रहा है कि इन विच among the following periods कैटल ह्यूक was one of the मोस्ट फेमस साइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवधि में कैटल ह्यूक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था? तो कैटल ह्यूक एक साइट देखने को मिलती है, जो कि एक हमारी न्यूलिथिक साइट है। तो ये साइट कहाँ की है? ये साइट इंडिया में नहीं पड़ती है, ये साइट इंडिया के बाहर की है। कहाँ की है? ये साइट है तुर्की की, यानी कि टर्की की एक साइट देखने को मिलती है, और यहाँ से हमें हाउस के एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है? यानी कि जो घर के एविडेंस देखने को मिलते हैं, और घर यहाँ पर मड ब्रिक्स, यानी कि कच्ची ईंट और लकड़ी की हेल्प से बनाए गए थे, यानी कि वुडन सपोर्ट के साथ बनाए गए थे। इस बात का एविडेंस हमें कैटल ह्यूक से देखने को मिलता है। ठीक है, अगले की बात करेंगे। अगला हमारा है 60 नंबर का, ए सेल्ट इज फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, एक सेल्ट नवपाषाण काल से क्या है? तो सेल्ट एक हमें टूल देखने को मिलता है, जो हम लोग न्यूलिथिक पीरियड में यूज, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी कि टूल। ठीक है, अब ये जो टूल है, ये सबसे ज्यादा वो न्यूनतम में एक ही टूल याद रखना है, वो है हमारा सेल्ट। ठीक है, तो सेल्ट एक्चुअल में एक कुल्हाड़ी की तरह देखने वाला टूल था, यानी कि लगभग देखने में कुल्हाड़ी की तरह लगता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये इमेज हमारी किसकी? सेल्ट की, सेल्ट टूल की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमने 3 पीरियड पढ़े हैं, एक पैलियोलिथिक, एक मेसोलिथिक, एक न्यूलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक में आपको एक टूल याद रखना है, वो है हमारा हैंड है। ठीक है, मेसोलिथिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके टूल्स को हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं, और न्यूलिथिक का टूल आपको सेल्ट याद रहता है। तो तीनों पीरियड के अलग अलग टाइप के टूल्स थे। ठीक है, हैंडेक्स यहाँ से आता है। हैंडेक्स की जो डिस्कवरी है, यानी कि हस्त कुठार इसको बोलते हैं, ये हमें अथीरम पक्कम और पल्लवरम जो साइट है, ठीक है, यहाँ से हैंडेक्स और क्लीवर देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंस। और इसको रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, इसकी डिस्कवरी किसने करी है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने डिस्कवरी करी है 1863। ठीक है, और इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को हम लोग फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री, यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक, इनको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला जो टूल निकाला था, ये है पैलियोलिथिक टूल। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो तीनों ही पीरियड के यहाँ पर टूल हम लोगों ने कवर कर लिए। अगले फैक्ट की बात करूंगा मैं। अगला फैक्ट है 17, मतलब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ, यानी कि पहला पहिया किससे बना था? तो व्हील की डिस्कवरी आपको पता है कि न्यूलिथिक एज में हुई है, ठीक, नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है, लेकिन इसके जो किस चीज के बनाया गया था, इसको इसका आंसर नहीं आता है, वो भी इसको कर सकता है। देखिए कैसे। देखो, रबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रबर को उगाने के लिए एग्रीकल्चर जब तक नहीं आएगा, जब तक रबर कैसे निकलेगी? नहीं निकलेगी, रबर पेड़ से निकलेगी। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग तो हुई नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें रबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, गिलास तो बहुत आगे की बात, आयरन तो फिर वैदिक एज में देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें लकड़ी के ही एविडेंस देखने को मिलता है। सबसे पहला जो पहिया था, ये वुडन प्लैंक से बनाया गया, लकड़ी की हेल्प से बनाया गया। और किसने इसको बनाया था?
तो हम एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर में हम लोग, जो कि होगी हमारी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है ये हमारे ईरान और इराक वाले रीजन में देखने को मिलता है, और इसी में हमें फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ वुडन व्हील देखने को मिलता है, और लगभग 3500 बीसी में हमें ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी है। इसी ने सबसे पहले वुडन व्हील बनाया था। ठीक है, अगले की मैं बात करूंगा 18 का। इसमें कह रहा है कि इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट, यानी कि भारत में मेगालिथ बनाने की प्रथा कब से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जो मेगालिथ है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा मेगा, मेगा का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है यहाँ पर स्टोन। तो लार्ज स्टोन से यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, जो संरचना बनाई जाती थी, उस पीरियड को हम लोग यहाँ पर मेगालिथिक के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर को ऐसे रखा, उसके बाद इसके ऊपर एक और पत्थर रख दिया, यहाँ पे इसकी कबर बना दी। इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स हमें मेगालिथिक कल्चर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये कल्चर हमें इंडिया के साउथ वाले पार्ट में ज्यादा फेमस था, तो साउथ वाले पार्ट में हमें कल्चर देखने को, और ये जो मेगालिथ हैं वो लगभग 3000 साल पुराने हैं, आपको याद रखना है फैक्ट की तरह। ठीक है, तो लार्ज स्टोन से बनने वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगालिथ बोलते हैं। इसके बारे में बात कर लिए। इसके अलावा मेगालिथ की कुछ इंपॉर्टेंट साइट आपको याद रखनी है, साइट एग्जाम में पूछी जाती है, तो उन साइट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक साइट पड़ती है हमारी नीलास्कल, तो नीलास्कल साइट हमारी कर्नाटक में पड़ती है। दूसरी हनम सागर, हनम सागर साइट ये भी हमारी कर्नाटक में पड़ती है। अगला है जूना पानी, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। तीन इंपॉर्टेंट साइट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट इनकी लोकेशन से, तो इनके हमें लोकेशन याद रखनी है कि कौन सी साइट किस इंडियन स्टेट में पड़ती है। ठीक है, अगली बात करूंगा मैं 19 नंबर का। इसमें कह रहा है कि जॉर्वे वाज चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ, यानी कि यहाँ तक जो क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टोन एज तक के थे। ठीक है, स्टोन एज हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चालकोलिथिक एज वाला। ठीक है, तो अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चालकोलिथिक एज क्या होता है, तो इससे पहले हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा था। ठीक है, स्टोन एज का मतलब जिसमें ह्यूमंस ने सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया है, स्टोन्स के यूज करा है। अब चालकोलिथिक एज क्या होता है, तो चालको का मतलब क्या होता है, कॉपर। चालको का मतलब क्या होता है, कॉपर। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस पीरियड को हम लोग चालकोलिथिक एज यानी कि ताम्र पाषाण काल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब ये जॉर्वे की बात कर रहा है, तो जॉर्वे जो है वो साइट है चालकोलिथिक की। ये किस स्टेट मतलब किस इंडियन स्टेट में पड़ती है, तो जॉर्वे एक गांव का नाम है। अब ये गांव कहाँ पड़ता है, तो गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र का जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमें ये देखने को मिलती है साइट, जो कि प्रवरा रिवर के पास में है। ठीक है, इसके अलावा इस कल्चर की जो डिस्कवरी है वो एमन देश पांडे ने करी है, ये भी बात आपको याद रखनी है, इसकी जॉर्वे कल्चर की, जो कि एक चालकोलिथिक कल्चर यानी कि यहाँ के रहने वाले लोग कॉपर का ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, टूल्स बनाते होंगे, बर्तन वगैरह बनाते होंगे। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट हमें इस कल्चर की देखने को मिलती हैं, जॉर्वे कल्चर की, जिसमें चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, जॉर्वे, ठीक है, जो कि जॉर्वे इसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नासिक और दैमाबाद। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट साइट हैं जो कि इस कल्चर से बिलोंग करती है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कुछ अदर चालकृतिक कल्चर्स के बारे में बात करते हैं, तो इन कल्चर्स को आपको लोकेशन ही याद रखनी है, लोकेशन ही ज्यादा पूछता है। जैसे कि ज्वारवे कल्चर महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके अलावा एक है आहार बनास कल्चर जो कि हमारी राजस्थान का है, और कायथा कल्चर जो कि मध्य प्रदेश का है। तो तीन ही कल्चर आपको याद रखने हैं, एक आहार बनास कल्चर राजस्थान का, कायथा कल्चर मध्य प्रदेश का, और ज्वारवे कल्चर महाराष्ट्र का। तीन ही कल्चर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी होगा हमारा 20। तो हर क्लास में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे हर क्लास में, और इसके अलावा उसके डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे फैक्ट आपके यहाँ से कवर हो। फिर बात करेंगे वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव सिचुएटेड, यानी कि इनाम गांव, अभी हम ऊपर बात करें इनाम गांव कहाँ पड़ती है, ये हमारी महाराष्ट्र में इनाम गांव साइट पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये जो साइट है इनाम गांव, ये कौन सी रिवर के पास में पड़ती है ये पूछ लेता है, तो ये घोड़ रिवर के पास में पड़ती है, जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि उसकी एक सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन इन दो चैप्टर से हमारे कंप्लीट होते हैं, एक स्टोन एज और एक चालकोलिथिक एज से। टॉप 20 क्वेश्चन को हमने इसमें कराया है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन तो लिए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हुए होंगे। ठीक है, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ सोशल साइट्स
ये जो लिंक है और क्यूआर से लगा रखे हैं, इनको क्लिक करके स्कैन करके आप हम लोग जुड़ सकते हैं और ऐसी जो क्लासेस हैं वो हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे, हर चैप्टर को करते रहेंगे ताकि जीएस का लगभग सभी सिलेबस हमारे यहाँ से हल्का-हल्का करके कंप्लीट होता जाए। ठीक है? बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।